जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई अपने पड़ोसी के घर का बीमा करवा ले। हाँ, और जब उस घर में असल में आग लगे तो बीमा करवाने वाले को करोड़ों रुपए मिले। सुनने में बहुत अजीब लगता है ना? बिल्कुल, मतलब सुनने में तो ये बिल्कुल गैर कानूनी लगता है। किसी और के घर का बीमा हम कैसे करवा सकते हैं? सही बात है। लेकिन फाइनेंस की दुनिया में ऐसा हर रोज होता है। लोग अक्सर उन चीजों पर दांव लगाते हैं जो उनकी होती ही नहीं है। और इसी मायाजाल को या कहें इस सिस्टम को डेरिवेटिव्स कहा जाता है। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में मैं और हमारे एक्सपर्ट इसी जटिल दुनिया को डीकोड करने वाले हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी व्यवस्था कोई सट्टेबाजी का अड्डा नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी को स्थिर रखने के लिए इसे बेहद जरूरी माना जाता है। हाँ, और अक्सर जब डेरिवेटिव्स का नाम आता ना, तो लोग बस मुश्किल गणित और वो उलझे हुए चार्ट्स के बारे में सोचने लगते हैं। देखिए, अगर हम इसके मूल में जाएं, तो ये पूरा सिस्टम गणित से कहीं ज्यादा इंसानी व्यवहार, डर, लालच और जोखिम यानी रिस्क के इर्द गिर्द घूमता है। बिल्कुल। हमारे पास आज जो रिसर्च नोट्स और दस्तावेज हैं, उनमें ऑप्शंस, फ्यूचर्स और स्वैप्स जैसे कई भारी भरकम शब्द हैं। जो कि काफी डरावने लग सकते हैं किसी नए इंसान को। हाँ, इसलिए हमारा मिशन एकदम साफ है। हम इस पूरी शब्दावली को ऐसे खोलकर समझेंगे जैसे फर्स्ट ईयर के किसी बिजनेस छात्रों को ये विषय पढ़ाया जा रहा हो। एकदम सीधे और साफ तरीके से, कोई भारी जार्गन नहीं। तो चलिए, इस रिस्क के बाजार को समझने के लिए सबसे पहले उन खिलाड़ियों से मिलते हैं जो इसे चलाते हैं। क्योंकि अगर हम खिलाड़ियों का मकसद नहीं समझेंगे तो खेल के नियम कभी पल्ले नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा। इस बाजार को मुख्य रूप से 3 तरह के खिलाड़ी चलाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला खिलाड़ी कौन है? सबसे पहला और सबसे जरूरी खिलाड़ी है हेजर। ये वो इंसान या कंपनी है जो बाजार में मुनाफा कमाने नहीं आती। तो फिर क्यों आती है? वो डर के कारण आती है। इसका मुख्य मकसद अपने जोखिम को किसी भी तरह से कम करना है। मतलब ये अपनी सुरक्षा के लिए बाजार में उतरा है। जैसे किसी किसान को डर है कि फसल आने तक गेहूं के दाम गिर जाएंगे, तो वो आज ही किसी भाव पर बेचने का सौदा कर लेता है। एकदम सटीक उदाहरण है। अगर इसे हम शेयर बाजार के नजरिए से देखें, तो मान लीजिए किसी निवेशक के पोर्टफोलियो में इन्फोसिस के बहुत सारे शेयर हैं। ठीक है। आज शेयर की मौजूदा कीमत 100 रुपए है, लेकिन बाजार में बहुत उथल-पुथल है और डर है कि अगले महीने कीमत गिरकर 50 ना हो जाए। ओहो, ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, तो इस नुकसान से बचने के लिए वो निवेशक 90 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पर एक पुट ऑप्शन खरीद लेता है। पुट ऑप्शन मतलब इसके लिए वो कोई फीस देता होगा? बिल्कुल, वो एक छोटी सी फीस देता है जिसे प्रीमियम कहते हैं। अब अगर इन्फोसिस का शेयर असल में 50 रुपए पर गिर भी जाए, तो भी उसे अपना शेयर 90 में बेचने का अधिकार मिल गया है। एकदम सही, उसने अपना बड़ा नुकसान टाल दिया। यही हेजर का काम है। ठीक है, हेजर की बात तो मुझे समझ में आ गई। वो डर में है और अपना रिस्क किसी और को थमाना चाहता है। लेकिन हमारे नोट्स में एक दूसरा नाम भी है, आर्बिट्रेजर। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प खिलाड़ी है। और इसके आगे लिखा है बिना रिस्क के मुनाफा, यानी रिस्क फ्री प्रॉफिट। ये पढ़कर तो मुझे थोड़ा शक हो रहा है। फाइनेंस में बिना रिस्क के पैसे कैसे बन सकते हैं? देखिए, इसमें कोई झोल नहीं है, लेकिन ये किसी जादू से कम भी नहीं लगता। असल में बाजार कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता। मतलब उसमें कुछ कमियां होती हैं। हाँ, छोटी छोटी कमियां, या जिन्हें हम इनएफिशिएंसी कहते हैं। आर्बिट्रेजर एक ऐसा खिलाड़ी है जिसकी नजर एकदम चील जैसी होती है। वो बाजार की दिशा पर दांव नहीं लगाता। तो वो क्या करता है? वो 2 अलग-अलग बाजारों के बीच कीमतों के मामूली अंतर को पकड़ता है। मान लीजिए, इन्फोसिस का शेयर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर $20 में ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और ठीक उसी सेकंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर उसका भाव $20.50 है। अच्छा, तो वो सस्ते वाले बाजार से खरीदेगा और महंगे वाले में बेच देगा। बिल्कुल। वो पलक झपकते ही एल्गोरिथम और तेज कंप्यूटर की मदद से न्यूयॉर्क में 20 में खरीदेगा और उसी समय बॉम्बे में 20.5 में बेच देगा। अरे वाह, मतलब उसे प्रति शेयर 50 सेंट का मुनाफा बिना किसी जोखिम के हो गया। हाँ, क्योंकि उसने दोनों सौदे एक ही समय पर किए, इसलिए बाजार ऊपर जाए या नीचे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। लेकिन एक बात बताइए, अगर हेजर अपना रिस्क कम कर रहा है और आर्बिट्रेजर रिस्क ले ही नहीं रहा है, तो फिर वो सारा रिस्क जा किसके पास रहा है? और यही एंट्री होती है हमारे तीसरे खिलाड़ी की,
स्पेक्यूलेटर। अच्छा, तो ये वो लोग हैं जो रिस्क उठाते हैं। हाँ, ये वो लोग हैं जिन्हें रिस्क से प्यार है। इनका मुख्य मकसद कम समय में बड़ा मुनाफा कमाना होता है। जहां हेजर सुरक्षा ढूंढता है, स्पेक्यूलेटर उस जोखिम को खरीदता है। इस उम्मीद में कि वो सही साबित होगा। बिल्कुल, मतलब ये दिशा पर दांव लगाते हैं। जैसे बर्गर किंग का आईपीओ आने पर किसी ने 60 रुपए में शेयर खरीदा क्योंकि उसे लगा कि लिस्टिंग के दिन कीमत बहुत तेजी से बढ़ेगी। हाँ, और जब वो शेयर सच में 115 रुपए 35 पैसे पर लिस्ट हुआ, तो स्पेक्यूलेटर ने उसे तुरंत बेचकर अपना भारी मुनाफा जेब में डाल लिया। लेकिन अगर वो शेयर 40 रुपए पर लिस्ट होता तो उसका भारी नुकसान भी पक्का था। और देखिए, स्पेक्यूलेटर ही वो खिलाड़ी है जो बाजार में लिक्विडिटी या नकद प्रवाह बनाए रखता है। तो अगर हम इन तीनों किरदारों को किसी रोजमर्रा की स्थिति से जोड़ें तो मैं ऐसे कहूंगी कि मान लीजिए हाईवे पर एक गाड़ी चल रही है। ठीक है। हेजर वो इंसान है जो हमेशा सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चलाता है, चाहे गाड़ी कितनी भी धीरे क्यों ना हो। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और स्पेक्यूलेटर वो है जो उसी हाईवे पर अपनी गाड़ी की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाता है क्योंकि उसे रेस जीतनी है। हाँ, और आर्बिट्रेजर वो शायद वो चालाक आदमी है जो हाईवे के एक टोल बूथ से सस्ते में पेट्रोल खरीदता है और अगले टोल बूथ पर उसी पेट्रोल को महंगे में बेचकर बिना रेस में दौड़े पैसे बना लेता है। कमाल है, ये तुलना बहुत ही मजेदार और एकदम सटीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच भी है। वो क्या? चाहे ये खिलाड़ी कुछ भी कर रहे हों, ये जिस चीज में व्यापार कर रहे हैं, यानी डेरिवेटिव, उसकी अपनी खुद की कोई असली कीमत नहीं होती। एक मिनट, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। डेरिवेटिव की अपनी कोई कीमत नहीं होती, मतलब ये महज कागज के टुकड़े हैं? तकनीकी भाषा में कहें तो इनमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। डेरिवेटिव का वजूद पूरी तरह से किसी अंडरलाइंग एसेट पर टिका होता है। जैसे कोई शेयर, कच्चा तेल या सोना? बिल्कुल। अगर किसी वजह से कच्चे तेल की कीमत बाजार में शून्य हो जाए, तो कच्चे तेल से जुड़े सारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स कचरा बन जाएंगे। क्योंकि जब उस असली चीज की ही कोई कीमत नहीं रही तो कॉन्ट्रैक्ट की क्या कीमत होगी? सही बात है। हाँ, कोई रेफरेंस प्राइस ही नहीं बचेगा ना। ठीक है, तो ये खिलाड़ी बिना अपनी कोई कीमत वाले डेरिवेटिव्स में खेल रहे हैं। लेकिन ये दांव लगाते कैसे हैं? हमारे नोट्स बताते हैं कि शुरुआत में ये सब फॉरवर्ड्स के जरिए होता था। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सबसे बुनियादी तरीका है। ये दो लोगों के बीच का एक बिल्कुल प्राइवेट सौदा है, जिसे वित्तीय भाषा में ओवर द काउंटर या ओटीसी कहा जाता है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ बिस्किट की फैक्ट्री। दोनों आज बैठकर तय करते हैं कि 3 महीने बाद किसान 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 1000 किलो गेहूं कंपनी को बेचेगा। ये तो बहुत सीधा सा सौदा है, इसमें परेशानी क्या है? परेशानी है इंसानी नीयत। इसे काउंटर पार्टी रिस्क कहते हैं। अच्छा, मतलब कोई मुकर सकता है? बिल्कुल। 3 महीने बाद अगर गेहूं का बाजार भाव 40 रुपए हो जाए, तो किसान सोचेगा कि मैं 25 में क्यों बेचूं? वो मुकर सकता है। और अगर भाव गिरकर 10 रुपए हो जाए तो बिस्किट फैक्ट्री सौदा लेने से मना कर सकती है। सही पकड़े, क्योंकि ये एक बंद कमरे में हुआ प्राइवेट सौदा है। इसमें कोई तीसरा व्यक्ति गारंटी नहीं ले रहा है। और मैं समझती हूँ कि इसी धोखेबाजी से बचने के लिए फ्यूचर्स का जन्म हुआ, है ना? एकदम सही। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि मान्यता प्राप्त एक्सचेंज जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सबके सामने ट्रेड होते हैं। मतलब ये मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, इसमें एक्सचेंज बीच में खड़ा होता है और दोनों तरफ की गारंटी लेता है। तो फ्यूचर्स में मुकरने का रिस्क या क्रेडिट रिस्क न के बराबर हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन फ्यूचर्स की एक और खास बात है, लिवरेज ट्रेडिंग। हाँ, मैंने नोट्स में पढ़ा था। मतलब अगर मुझे 10 लाख का सौदा करना है तो मुझे पूरे 10 लाख नहीं देने। नहीं, आपको सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देना होता है, जिसे मार्जिन कहते हैं। अगर मैं 10 लाख के सौदे के लिए सिर्फ 1 लाख दे रही हूँ तो ये तो उधार के पैसों पर बड़ा दांव खेलने जैसा हुआ। अगर कल को भारी नुकसान हो जाए तो एक्सचेंज अपनी जेब से थोड़ी पैसे भरेगा। यही तो फ्यूचर्स बाजार की असली इंजीनियरिंग है। एक्सचेंज खुद को मार्जिन कॉल और मार्क टू मार्केट के जरिए बचाता है। ये मार्क टू मार्केट क्या होता है? इसे राहुल और प्रिया के उदाहरण से समझते हैं। राहुल निफ्टी फ्यूचर्स का एक लॉट खरीदता है, सौदा 20,000 के भाव पर होता है, तो कुल कीमत हुई 10 लाख। ठीक है। राहुल को 1 लाख का इनिशियल मार्जिन जमा करना है। प्रिया, जो इस कॉन्ट्रैक्ट को बेच रही है, वो भी 1 लाख जमा करती है। तो दोनों का 1-1 लाख एक्सचेंज के पास आ गया। अब क्या होगा? अब एक्सचेंज एक मेंटेनेंस मार्जिन तय करता है। मान लेते हैं 80,000 रुपए। मतलब आपके खाते में कम से कम इतने पैसे तो होने ही चाहिए। समझ गई। अब पहले दिन निफ्टी गिर जाता है, राहुल को 10,000 का नुकसान हुआ। एक्सचेंज उसी दिन बाजार बंद होते ही
राहुल के खाते से 10,000 निकालकर प्रिया के खाते में डाल देगा। रुकिए रुकिए, मतलब एक्सचेंज हर रोज शाम को आपके बैंक खाते का हिसाब करता है और रोज पैसे काटता है? हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत ही सख्त रवैया है। और ये सख्ती बहुत जरूरी है। अगर वो ऐसा ना करे तो नुकसान बढ़ता जाएगा और अंत में कोई एक पार्टी भाग जाएगी। अच्छा, इसी रोज के हिसाब को मार्क टू मार्केट कहते हैं। हाँ, अब मान लीजिए तीसरे दिन बाजार और गिरता है और राहुल का बैलेंस सिर्फ 70,000 रह जाता है, जो कि 80,000 के मेंटेनेंस मार्जिन से कम है। तभी ब्रोकर का सायरन बजता है। वो राहुल को एक मार्जिन कॉल भेजता है कि तुरंत 30,000 और जमा करो ताकि बैलेंस वापस 1 लाख हो जाए। और अगर राहुल पैसे नहीं डालता तो ब्रोकर नुकसान से बचने के लिए राहुल की मर्जी के बिना उसका सोना बाजार में बेच देगा। इसे फोर्सफुल स्क्वायर ऑफ कहते हैं। बाप रे, फ्यूचर्स में तो बहुत अनुशासन और मजबूरी है। सौदा पूरा करना एक दायित्व है, ऑब्लिगेशन है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे बाजार में दाव तो लगाना है, लेकिन मैं ये मजबूरी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक अधिकार हो, जब मेरा फायदा हो तभी मैं सौदा करूँ। तो इसके लिए क्या उपाय है? उस जादुई उपाय का नाम है ऑप्शंस। ऑप्शंस का पूरा ढांचा ही इस बात पर टिका है कि इसमें बायर के पास अधिकार है पर कोई मजबूरी नहीं। तो अगर मुझे लगता है बाजार ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ऑप्शन खरीदूंगी। हाँ, और नीचे जाने की उम्मीद है तो पुट ऑप्शन खरीदेंगी। लेकिन यहाँ रिस्क और रिवॉर्ड का समीकरण बहुत ही अलग हो जाता है ना। बायर का रिस्क तो सिर्फ उस प्रीमियम तक सीमित है जो उसने फीस के तौर पे दिया। सही बात है। लेकिन मुनाफा असीमित हो सकता है। और जो व्यक्ति इस ऑप्शन को बेच रहा है, जिसे हम सेलर या राइटर कहते हैं, उसके लिए हालात एकदम उल्टे हैं। मतलब उसका मुनाफा सिर्फ उस छोटे से प्रीमियम तक सीमित है, लेकिन उसका रिस्क असीमित है। बाजार जितना उसके खिलाफ जाएगा, उसका नुकसान उतना ही बढ़ता जाएगा। एक मिनट, अगर ये बात सच है तो दुनिया में कोई भी समझदार इंसान सेलर क्यों बनना चाहेगा? कुछ 100 रुपयों के प्रीमियम के लिए कोई अपना घर गिरवी रखने का रिस्क क्यों लेगा? ये सवाल बहुत ही लाजमी है। इसका जवाब है कि ऑप्शंस की दुनिया में गणित सेलर के पक्ष में होता है, और ये गणित तय होता है ऑप्शन ग्रीक से। ऑप्शन ग्रीक्स ये क्या होते हैं? प्रीमियम की कीमत 3 अहम ताकतों से तय होती है: डेल्टा, वेगा और थीटा। चलिए इन ग्रीक्स को थोड़ा आसान भाषा में तोड़ते हैं। सबसे पहले डेल्टा क्या है? डेल्टा बताता है कि शेयर के दाम में बदलाव से ऑप्शन के प्रीमियम में कितना बदलाव आएगा। अगर कोई ऑप्शन एट द मनी है तो उसका डेल्टा करीब 0.5 होता है। मतलब शेयर 10 रुपए बढ़ेगा तो प्रीमियम 5 रुपए बढ़ेगा। बिल्कुल। वहीं इन द मनी का डेल्टा 1 के करीब होता है, यानी वो बिल्कुल शेयर की तरह बर्ताव करता है। समझ गई। और ये वेगा क्या बला है? वेगा वॉलेटिलिटी या अस्थिरता से जुड़ा है। बाजार में जितनी ज्यादा अनिश्चितता होगी, ऑप्शन बायर के जीतने के चांस उतने बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसलिए सेलर उससे ज्यादा प्रीमियम वसूलता है। हाँ, लेकिन सेलर का सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार है तीसरा ग्रीक, थीटा, यानी टाइम डिके। क्या मैं इसे पिघलते हुए बर्फ के टुकड़े की तरह समझ सकती हूँ? बिल्कुल। कैसे? मान लीजिए मैंने एक ऑप्शन खरीदा है। बाजार बिल्कुल नहीं हिलता, शेयर की कीमत वहीं की वहीं खड़ी है। लेकिन फिर भी समय गुजरने के साथ साथ थीटा नाम की ये दीमक मेरे ऑप्शन की कीमत को धीरे धीरे पिघला रही है। क्या बेहतरीन और सटीक एनालॉजी दी है आपने। बिल्कुल ऐसा ही होता है। समय हमेशा बायर का दुश्मन होता है और सेलर का सबसे अच्छा दोस्त। खासतौर पे आउट ऑफ द मनी या ओटीएम ऑप्शंस के लिए, है ना? हाँ, ओटीएम वो ऑप्शंस हैं जो अभी तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं। इनमें कोई असली कीमत या इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, इनमें सिर्फ एक उम्मीद होती है। और इस उम्मीद को टाइम वैल्यू कहते हैं। बिल्कुल। जैसे जैसे एक्सपायरी का दिन करीब आता है, लक्ष्य तक पहुंचने की उम्मीद कम होती जाती है और बर्फ तेजी से पिघलती है। और एक्सपायरी के दिन क्या होता है? एक्सपायरी के दिन अगर वो ओटीएम ही रह गया तो उसकी कीमत बिल्कुल शून्य हो जाती है। सेलर इसी शून्य होने का इंतजार करते हैं ताकि वो पूरा प्रीमियम अपनी जेब में रख सकें। अच्छा, इसीलिए सेलर असीमित रिस्क लेने को तैयार रहते, क्योंकि उन्हें पता है कि ज्यादातर ऑप्शंस एक्सपायरी पर शून्य ही होते हैं। बिल्कुल सही। ये तो बहुत ही शानदार खेल है। चलिए, ऑप्शंस और फ्यूचर्स तो मुझे समझ आ गए। ये कम अवधि के उतार चढ़ाव को मैनेज करने के लिए बेहतरीन है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट है। लेकिन हमारे नोट्स के अगले हिस्से में एक और भारी शब्द है, स्वॉप्स। अगर फ्यूचर्स एक्सचेंज पर इतनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं तो इन स्वॉप्स की क्या जरूरत आ पड़ी? स्वॉप्स की जरूरत तब पड़ती है जब मामला बहुत बड़ा और बहुत लंबे समय का हो। मतलब कॉर्पोरेट लेवल का? हाँ,
बड़ी कोऑपरेशंस को 5 या 10 साल के लिए ब्याज दरों के जोखिम से बचना होता है। एक्सचेंज पर 10 साल के कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते। ओहो, तो उन्हें मजबूरी में वापस प्राइवेट ओटीसी बाजार की तरफ जाना पड़ता है। बिल्कुल, जहां वे अपनी शर्तों पर दो पार्टियों के बीच सौदा करते हैं। लेकिन आपने तो कहा था कि ओटीसी मार्केट में काउंटर पार्टी रिस्क बहुत ज्यादा है, मुकरने का डर। होता तो है, स्वैप्स में काउंटर पार्टी रिस्क और क्रेडिट रिस्क बहुत अधिक होता है। फिर भी कंपनियों को अपनी बैलेंस शीट बचानी होती है। इसमें सबसे मशहूर हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। ये काम कैसे करता है? क्या ये ऐसा है जैसे मैं अपने घर के फ्लोटिंग होम लोन की ईएमआई को अपने पड़ोसी की फिक्स्ड ईएमआई के साथ बदल लूं, ताकि दरें बढ़ने पर मेरी रातों की नींद खराब ना हो? आपकी तुलना 100% सही है। बड़े स्तर पर कंपनियां ठीक यही करती हैं। अच्छा, कैसे? मान लीजिए मिस्टर एक्स ने एक लोन लिया है जिसका ब्याज फ्लोटिंग है। उन्हें डर है कि भविष्य में ब्याज दरें आसमान छू लेंगी। ठीक है। वहीं मिस्टर वाई हैं जिन्हें फिक्स्ड ब्याज मिल रहा है, पर उनका अनुमान है कि दरें गिरेंगी। दोनों एक नोशनल प्रिंसिपल यानी एक काल्पनिक मूलधन पर समझौता करते हैं। काल्पनिक मूलधन मतलब वे असली करोड़ों रुपए एक दूसरे को नहीं देते? बिल्कुल नहीं। असली लोन जिसके पास है उसी के पास रहता है। वे सिर्फ एक काल्पनिक रकम पर बनने वाले ब्याज का आपस में लेन देन करते हैं। अच्छा, मतलब पूरा ब्याज नहीं दिया जाता? नहीं, सिर्फ नेट डिफरेंस दिया जाता है। अगर दरें बढ़ने की वजह से मिस्टर एक्स का ब्याज ज्यादा बनता है तो मिस्टर वाई उन्हें वो अतिरिक्त अंतर चुका देंगे। इस तरह मिस्टर एक्स को एक फिक्स दर मिल गई और उनका रिस्क खत्म हो गया। बिल्कुल, दोनों का काम बन गया। वाह, बिना लोन बदले लोन की फितरत बदल दी। लेकिन नोट्स में एक और खतरनाक चीज का जिक्र है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स या सीडीएस। हाँ, ये बहुत अहम है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही चीज है जिसने 2008 में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। सीडीएस ने 2008 के वित्तीय संकट में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसे आप एक तरफ का बीमा समझ सकते हैं, जो किसी के दिवालिया होने या डिफॉल्ट होने के डर के खिलाफ लिया जाता है। तो क्या ये हमारी चर्चा की शुरुआत वाले उस उदाहरण से जुड़ता है जहां मैं अपने पड़ोसी के घर का बीमा करवा रही थी? एकदम सही पकड़े। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से बहुत बड़ा लोन लिया है। ठीक है। अब मिस्टर वाई को डर सता रहा है कि कहीं एक्स पैसे लेकर भाग ना जाए या कंपनी डूब ना जाए। इसलिए मिस्टर वाई बाजार में जाते हैं और मिस्टर जेड से एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीद लेते हैं। तो यहाँ मिस्टर जेड बीमा कंपनी का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मिस्टर जेड उस लोन का रिस्क ले रहे हैं जो उन्होंने दिया ही नहीं। इसके बदले में मिस्टर वाई मिस्टर जेड को हर महीने एक प्रीमियम देते हैं। और अगर मिस्टर एक्स ईमानदारी से लोन चुकाते रहते हैं तो मिस्टर जेड वो सारा प्रीमियम अपनी जेब में रख लेते हैं और खुश रहते हैं। लेकिन अगर मिस्टर एक्स डिफॉल्ट कर जाते हैं तो मिस्टर जेड को सामने आकर मिस्टर वाई के सारे नुकसान की भरपाई करनी होगी। बिल्कुल। तो देखा जाए तो ये जोखिम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का एक बहुत ही शक्तिशाली नेटवर्क है। सच में? तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो फर्स्ट ईयर बिजनेस स्टूडेंट के लिए इसका सार यही है ना कि हेजर अपना जोखिम कम करना चाहता है। हाँ, वो ये जोखिम फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस या स्वैप्स के जरिए स्पेक्यूलेटर को ट्रांसफर करता है। स्पेक्यूलेटर भारी मुनाफे के लिए इसे उठाता है और आर्बिट्रेजर बिना रिस्क के अपना फायदा निकालता है। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे विषय को समराइज कर दिया। बहुत ही शानदार। तो हमने देखा कि डेरिवेटिव्स हवा में नहीं झूलते, उनका एक आधार होता है और मार्जिन कॉल जैसी व्यवस्था है जो सुनिश्चित करती है कि कोई वादे से मुकरे नहीं। बिल्कुल। लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए मैं एक ऐसा तथ्य छोड़ना चाहती हूँ जो शायद सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या? शुरुआत में हमने बात की थी कि बिना किसी अंडरलाइंग एसेट के डेरिवेटिव की कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई शेयर या तेल नहीं है तो डेरिवेटिव शून्य है। लेकिन वित्तीय दुनिया में कुछ ऐसे अनोखे या एग्जॉटिक डेरिवेटिव्स भी मौजूद हैं जिन्हें वेदर डेरिवेटिव्स या कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स कहा जाता है। अरे वाह! हाँ, और ये बात सच में इस पूरी व्यवस्था की परिभाषा को चुनौती देती है। बिल्कुल। जरा सोचिए, ये डेरिवेटिव्स किसी कंपनी के शेयर या सोने पर आधारित नहीं होते। ये वास्तविक दुनिया की प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित होते हैं। जैसे इस साल किसी खास शहर में बारिश कितने सेंटीमीटर होगी, हाँ, या क्या फलां जगह पे अगले 1 साल में भूकंप आएगा। अगर आप सही साबित हुए तो आपको करोड़ों का पे आउट मिल सकता है। ये तो बिल्कुल अलग ही लेवल का रिस्क मैनेजमेंट है ना? इनका व्यापार इस बात की परिभाषा को ही पलट कर रख देता है कि बाजार में आखिर किस चीज का व्यापार किया जा सकता है। सही बात है। जोखिम चाहे वो इंसानों का बनाया हुआ वित्तीय जोखिम हो या कुदरत का, फाइनेंस की दुनिया उसे भी एक कॉन्ट्रैक्ट में बांधने का तरीका निकाल ही लेती है। बिल्कुल सही कहा आपने।
तो इस गहन विश्लेषण को सुनने और सोचने की इस रोमांचक प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार जब बाजार की कोई खबर सुने तो याद रखिएगा कि इसके पीछे खिलाड़ियों और जोखिम का कौन सा खेल चल रहा है।